नमस्कार मित्रों। आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आज हम मेघ आए कविता की व्याख्या देखेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ शब्द का अर्थ बादल होता है। बन ठन के अर्थात बहुत तैयार होके, सज संवर कर। बयार हवा। पाहुन शब्द का अर्थ होता है अतिथि। और संवर के मतलब सज धज के। इसका अर्थ देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद जब आकाश में बादल छाने लगते हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा नाचती गाती हुई चली आ रही है। लोग अपने अपने खिड़की और दरवाज़ों को खोलकर देखने लगते हैं। लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे, मानो शहर से कोई अतिथि गांव में आ रहा हो। विशेष में आप लिख सकते हैं, मेघों के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। बन ठन के मेघों का आना, हवा का नाचना जैसे शब्दों के प्रयोग सुंदर बन पड़े हैं। शब्द चित्र का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से आपके मस्तिष्क के सामने, आपकी आँखों के सामने एक चित्र की रचना कर दी जाए। शब्दों के माध्यम से आपके सामने वो चित्र उपस्थित हो जाए, इसे ही शब्द चित्र कहा जाता है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बाकी चितवन तिरछी नज़र। बाकी शब्द का अर्थ होता है बांका, बांके, बाकी मतलब तिरछा, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा कर्व्ड। और चितवन शब्द का अर्थ होता है नज़र या आँखें। ठिठकी अर्थात रुक गई। और यहाँ पर धूल को एक स्त्री के रूप में आंधी और धूल को कहा गया है। धूल भागी घाघरा उठाए, मतलब धूल जो एक स्त्री के रूप में है वो अपना घाघरा उठाकर भागने लगी, इस तरह से कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, गर्मी के कारण जो वृक्ष मुरझा गए थे, झुक गए थे और सूख रहे थे, वे भी मानो गर्दन उठा उठा कर देख रहे हैं। मतलब उनमें भी अब नई कोपलें आ रही हैं, नया उत्साह आ रहा है, जीवन का नया संचार हो रहा है। गर्मी में जो धूल भरी आंधी चली थी, अब वह शांत हो गई है और मानो घाघरा उठाकर भाग गई है। नदियाँ भी अपना घूंघट उठाए तिरछी नज़र से देख रही हैं। घूंघट उठाए मतलब नदियों का भी जलस्तर अब बढ़ने की ताक में है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। शब्दों के माध्यम से एक चित्र सा प्रस्तुत हो गया है, जैसा कि शब्द चित्र की बात कही गई, और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नदियों का मानवीकरण, नदियों को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, धूल को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदिलीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जुहार शब्द का अर्थ झुककर अभिवादन करना। किसी को भी जब आप नमस्कार करते हैं तो आप अपने शरीर को थोड़ा झुकाते हैं, अपने सर को थोड़ा झुकाते हैं, और इसी को यहाँ पर जुहार कहा गया है। सुधि याद, अकुलाई व्याकुल होना, ओट होना पीछे छिपना, हर साया प्रसन्न होना, ताल तालाब, बरस वर्ष। कवि कहते हैं, पीपल का जो पेड़ बूढ़ा हो गया है वह भी अपनी डालियों को हिलाकर मेघ का स्वागत कर रहा है। तीव्र गर्मी से व्याकुल लोग कह रहे हैं कि तुमने पूरे वर्ष के बाद हमारी खबर ली है, हमारी सुध ली है।
छोटी छोटी लताएं भी बेचैनी से किवाड़ों की ओर मानो बादलों को देख रही हैं। वर्षा के कारण ताल तलैये भर गए हैं, वो भी अब खुश हो रहे हैं, मानो अब परात में पानी भरकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हों। तालाबों का आकार परात जैसा आप समझ सकते हैं कि वो परात का एक रूप है और उसमें पानी भरा हुआ है। विशेष रूप में आप कह सकते हैं लता द्वारा वर्षा को एक वर्ष बाद आने पर उलाहना देना कि बरस बाद सुधिलीनी तथा ताल द्वारा परात में भरकर पानी लाना के प्रयोग से कविता में सुंदरता और भी निखर उठी है। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज शब्द का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसी कोई जगह होती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, एक इल्यूजन होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश वहाँ पर उस कोने पर मिल रहे हैं। दामिनी शब्द का अर्थ है बिजली। गांठ खुलना, उलझन समाप्त होना। भरम भ्रम, बांध रुकावट, अश्रु आंसू। कवि कहते हैं कि वर्षा के आगमन पर आकाश में बिजली चमकती है, तब ऐसा लगता है जैसे धरती आकाश का मिलन हो रहा है। धरती अब तक आकाश को संदेह की दृष्टि से देख रही थी। वर्षा होने के बाद उसका भ्रम टूट गया और वह आकाश से मानो मिलकर क्षमा मांग रही है। उसकी आंखों से झरझर आंसू झलक रहे हैं। बादलों के आकाश में छा जाने पर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह धरती पर उत्सव मनाने के लिए सज धज कर बन संवर कर धरती पर उतर आए हैं। एक वर्ष बाद जब मेघ आते हैं तो उसे उलाहना देने का चित्र बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है और धरती और आकाश वर्ष पर बाद गले मिल रहे हैं। धरती पर वर्षा का होना, जैसे बादलों का खुशी के आंसू छलकाना, ये सारा बड़ा ही रोचक प्रसंग है और इन प्रसंगों के कारण कविता की सुंदरता और उसकी शब्द चित्रात्मकता अत्यधिक विकसित हुई है। आशा है आप लोगों को मेरी ये व्याख्या पसंद आई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।